बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो कि प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का। प्रिंसिपल नंबर 1 है ये, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि कितने सारे हमारे पास टोटल प्रिंसिपल्स हैं, या ये कह सकते हैं टोटल हमारे 4 स्तंभ हैं, 4 बेसिक पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के, जिसके ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट खड़ा है। और उसका पिलर नंबर 1, दैट इज प्रिंसिपल नंबर 1 इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था लास्ट क्लास के वीडियो में, आपको याद होगा शायद। आज हम उसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, ठीक है। सो data abstraction is an act of representing the essential features without knowing the background details। ये उसका डेफिनेशन है कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग मेरे पास हो रहा है, उस प्रोग्रामिंग के एसेंशियल फीचर को हमें यूज़र को दिखाना है, और उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, किस तरह से वो प्रोसेस कर रहा है, उसे यूज़र से दूर रखना है। सपोज आप एक सिंपली फेसबुक चला रहे हो, ऑलराइट। अब आपको उसका इंटरफेस दिख रहा है सामने में, आपको यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, एंड आप एक्सेस कर लोगे, आपका पेज आ जाएगा, जितने भी फंक्शन से आप यूज़ कर पाओगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो फेसबुक का जो वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे में कितने तरह के कोडिंग्स किए हुए होंगे, कितना सारा उसमें लाइन ऑफ कोड लिखा गया होगा, किस तरह के प्रोसेस का अप्रोच का इस्तेमाल किया गया होगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा इस बारे में, ऑलराइट। और आपको मतलब भी नहीं होता है उससे। इस तरह का जो प्रोसेस है, इस तरह का जो एक एक्ट है, इसे हम लोग कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन या डेटा हाइडिंग। मतलब डेटा का जो एक्चुअल क्या कह सकते हैं उसे हम लोग, प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है, या डेटा को सिंपली यूज़र से हाइड कर देना है। आपको सिर्फ उसके एसेंशियल फीचर्स के ही सामने रखने होते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, कार में कहीं होगा आप लोग, कभी ड्राइवर बैठता है, स्टीयरिंग घुमाता है, अपना गियर चेंज करता है, ब्रेक्स, एक्सेलरेटर, क्लच, सब कुछ होता है। लेकिन कभी आपको पता है कि ड्राइवर को, मतलब आप ही को सपोज कर लेते हैं कि आप कभी ये सोचे हैं कि वो स्टीयरिंग व्हील के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ब्रेक कैसे लगता होगा, या गियर चेंज कैसे करके करते हैं, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। आपके माथा पीछे नहीं करते कभी इस बातों पर, ऑलराइट। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी सारी चीज़ों को हाइड करके रखा हुआ है, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है कि आप उस सब चीज़ों को जानो। आपको बस यूज़ करने से मतलब है, यू जस्ट यूज़ द थिंग एंड दैट्स इट। सेम इज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल और देखते हैं, देखें इन रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये कैमरामैन है जो भाग रहा है, देख रहे हैं, इसके कंधे में कैमरा लगा हुआ है। शादी घरों में देखते कैमरामैन रहता है। क्या आपको पता रहता है या कि उस कैमरे में किस तरह से फोटो कैप्चर हो रहा है? कभी पता है आपको कि किस तरह से उस फोटो को कैप्चर किया जा रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस तरह से मैकेनिज्म काम कर रहे हैं? आपको पता नहीं रहता है। डिजिटल कैमरा इज यूज्ड टू कैप्चर फोटोज एंड वीडियोज। इट्स सिंपली अ नंबर ऑफ बटन्स एंड स्विचेस टू कंट्रोल द ऑपरेशन नीडेड टू टेक फोटो एंड वीडियोज, राइट। आपको बस इतना पता है कि इसको कुछ बटन्स दिए हुए हैं, और बटन्स को प्रेस करना है, क्लिक करना है, और आप उसके फोटोज वीडियोज कैप्चर कर पाओगे। बस आपको इतना पता रहता है। आप इतना जानते हो कि इन बटन से, इन स्विचेस की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हो, बस इतना आपको पता रहता है। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ डज द कैमरा मैनेज टू टेक फोटोज? क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से वो कैमरा आपके सिंगल क्लिक करने से फोटो खींच लेता है? आप कभी इस बारे में सोचते नहीं हो। व्हाट मैकेनिज्म इज फॉलोड इन इंटरनल पार्ट, कभी नहीं सोचते हम लोग। यू मे नॉट बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चन। आपके पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। नेवर, हम कभी नहीं सोचते इस बारे में, है ना। सो यू मे से दैट वी यूज ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कैमरा टू टेक द फोटो एंड विदाउट नोइंग द इंटरनल मैकेनिज्म। हम सिर्फ उसके एसेंशियल फीचर्स को, उसके बाहर में जो फीचर्स दिए हुए हैं उसको देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। हमें उसके अंदर में होने वाले मैकेनिज्म के बारे में उतना चिंता नहीं होता विशेष, राइट। यही प्रोसेस होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस बायोलॉजी से मिलता जुलता एक टर्म है। ऑब्वियस सी बात, आपने सही समझा। क्या होता है इनहेरिटेंस, ये आपको बायोलॉजिकल टर्म में बहुत बेहतर मालूम होगा। वैसे ही कुछ डेफिनेशन भी हम लोग सपोज कर सकते हैं कि यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो आपके स्क्रीन पर देख रहे हो, डेफिनेशन है कि द टर्म इनहेरिटेंस मीन्स
टू लिंक एंड शेयर what? Link and share what? Some common properties of one class, right? Of one class with the other class. यानी एक क्लास अपने प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है आपके पास, उसमें आपने क्लास बनाया, सपोज एक्स वाई जेड नाम क्लास बनाया आपने, उसमें बहुत सारे डेटा हैं, फंक्शंस हैं, कुछ भी है, और आपने उसी प्रोग्राम में एक और क्लास बनाया एबीसी नाम का। आप चाहते हो कि एबीसी के अंदर में जो एक्स वाई जेड का जितना भी डेटा है, फंक्शन है, वो थोड़ा बहुत हम यूज़ कर लें। अगर अलाउ करता है क्लास, पहला वाला क्लास अगर अलाउ करता है, तो आप इजीली दूसरे वाले क्लास में पहले वाले क्लास के कुछ फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली डेटा यूज़ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली डेटा यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये जो आपको प्रोसेस देता है, ये जो फैसिलिटी देता है, इस फैसिलिटी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस का फैसिलिटी। तो जो क्लास पहले वाले क्लास से कुछ प्रॉपर्टी ले रहा है, उस वाले क्लास को बोलते हैं चाइल्ड क्लास, और जो क्लास कुछ प्रॉपर्टी अगले क्लास को दे रहा है, उसे कहते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। तो देखें, द क्लास दैट गेट इनहेरिटेड टू अनदर क्लास, यानी कि पहला क्लास जो अपना कुछ प्रॉपर्टी दूसरे वाले क्लास को दे रहा है, तो वो पहला वाला क्लास कहलाएगा बेस क्लास, या उसे कहेंगे हम लोग सुपर क्लास, या उसे कहते हैं पेरेंट क्लास। और जो क्लास सेकंड नंबर वाला जो पहले वाले से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, उसे हम लोग कहेंगे डिराइव्ड क्लास या फिर सब क्लास, है ना? तो ये हो गया इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टी को और ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करेंगे, बहुत सारे वीडियो है, सफ़र अभी काफ़ी लंबा है, चिंता ना करें आप, ये तो बस इंट्रोडक्शन है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एनीवेज, जस्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेम नाम रहेगा, है ना? फंक्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास, सेम नाम है, लेकिन काम डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन और मेथड फॉर मोर देन वन पर्पसेस। यानी कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन और मेथड है जिसे मैंने अपने क्लास में डिफाइन किया है, और उस फंक्शन या मेथड का इस्तेमाल हम एक से ज़्यादा पर्पस में कर रहे हैं, उसी नाम के मेथड या फंक्शन का इस्तेमाल हम एक से ज़्यादा पर्पस को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ फंक्शन नेम वॉल्यूम, हमारे पास एक फंक्शन है वॉल्यूम नेम का, देन वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल सॉलिड फिगर्स, है ना? हम उससे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं उससे, सिंगल एक मेथड से। जैसे कि अ क्यूब का हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, वही सेम एक ही मेथड का मदद से। उसके बाद क्यूबॉइड का कर सकते हैं फाइंड, उसके बाद स्फीयर का कर सकते हैं फाइंड, उसके बाद और भी हमारे पास कोन हो गए, कोन का कर सकते हैं, ऑलराइट, सिलेंडर कर सकते हैं, हेमिस्फीयर कर सकते हैं, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका वॉल्यूम निकलता है, हम उसका इजीली निकाल सकते हैं वॉल्यूम विद द यूज ऑफ सिंगल वन मेथड। यानी कि मैंने एक बार मेथड बना दिया और यूज़ कर रहे हैं बार बार। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है मुझे रीयूजेबिलिटी का जो प्रोसेस है, जो फैसिलिटी है, वो हमें प्रोवाइड करता है। यानी कि उप में एक और कॉन्सेप्ट क्या जाना हमने कि हम सिंगल एक मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं एक बार और यूज़ कर सकते हैं बार बार। तो इससे हमारा क्या होगा कि जो मेमोरी का कंजप्शन है वो बचेगा। मैं एक ही बार वॉल्यूम नाम का मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ, और अगर मान लो ये वाला फैसिलिटी नहीं रहता तो मुझे हर एक अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग बार वॉल्यूम नाम का मेथड डिक्लेयर करना पड़ता। तो इससे वो आपका जो मेमोरी कंजप्शन है वो ज़्यादा होता, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिंगल एक बार हम डिक्लेयर कर रहे हैं और मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हैं, है ना? जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हो यहाँ पर तुम लोग कि वॉल्यूम नाम का हमारा मेथड है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम निकालने के लिए, किसका? क्यूब का, क्यूबॉइड का एंड सर्कल का। लेकिन हम कुछ चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर
यहाँ पर हम लोग उसके जो इसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा रहता है इसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर। तो इसका जो पैरामीटर है यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर जो पैरामीटर है देख सकते हो 3 साइड है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, और यहाँ पर जो पैरामीटर है वो रेडियस है। तो तीनों जगह पर देखो पैरामीटर का जो टाइप है वो डिफरेंट है। यहाँ पर एक सिंगल साइड है, यहाँ पर 3 साइड है, यहाँ पर रेडियस है। तो हम यानी कह सकते हैं कि मेथड का नाम सेम रखें, लेकिन हर बार उसके पैरामीटर का जो लिस्ट है उसे हम चेंज करते रहें, तो मेरा क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। हम एक ही बार डिक्लेयर करेंगे किसी मेथड को और यूज़ करेंगे जितना बार मन चाहे उतना बार। बस करना क्या होगा आपको, उसके पैरामीटर लिस्ट को चेंज करना होगा। पैरामीटर लिस्ट कौन सा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है दैट इज द पैरामीटर, ये आपका पैरामीटर है। पैरामीटर, पेरीमीटर नहीं। पैरामीटर, राइट। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ दैट इज आवर पैरामीटर। यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं, यहाँ एक पैरामीटर है, यहाँ पर भी एक पैरामीटर है। ऑलराइट, तो ये हम कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अ मेथड, इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन डिफाइन अ सिंगल मेथड एंड वी कैन यूज दैट मेथड मल्टीपल टाइम्स बाय सिंपली चेंजिंग द पैरामीटर लिस्ट। राइट, बढ़ जाते हैं हम लोग आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इट इज द अनदर फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच which restrict the free flow of data from one object to another। यानी कि एक प्रोग्राम है, उसका अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं और हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का जो भी मेरे पास डेटा है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो ना करे, एक ऑब्जेक्ट का डेटा उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन है उसी में इस्तेमाल हो, तो हम लोग इनकैप्सुलेशन का जो प्रोसेस है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या करते हैं इसमें हम लोग कि द डेटा एंड फंक्शंस आर रैप्ड टुगेदर इन एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डेटा कैन ओनली बी एक्सेस्ड इन द एसोसिएटेड फंक्शन। क्या किया जाता है इसमें कि डेटा और फंक्शन को एक ही जगह पर रैप कर दिया जाता है, साथ में उसको बांध दिया जाता है। अब बांधने के लिए रस्सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर मैकेनिज्म कुछ डिफरेंट होता है। राइट, ये कोई रियल लाइफ बांधने वाला बात नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग में हम लोग बांधने का बात कर रहे हैं, तरीका डिफरेंट होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो डेटा और फंक्शन जिसका रिलेशन है, डेटा और फंक्शन का जिसका ज़रूरत है, उसको एक साथ एक जगह पर रैप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि उस डेटा का इस्तेमाल उस रैपिंग किए हुए फंक्शन का ही उसका इस्तेमाल हो सके। यानी कि जो रैप किए हैं डेटा और फंक्शन, उस डेटा का इस्तेमाल उसी रैपिंग किए हुए वैल्यू के अंदर जो फंक्शन है वो इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाहर कोई और दूसरा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। Thus, we can say that the data is kept hidden and cannot be accessed directly outside the object, although it is available in the same program। इसका मतलब कि हम एक प्रोग्राम में किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर दिए हैं डेटा और फंक्शन को, तो वो डेटा उस ऑब्जेक्ट के बाहर किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट में एक्सेस नहीं हो सकता है, हिडन हो गया, सिक्योर हो गया डेटा। राइट, तो उसको द सिस्टम ऑफ रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज नॉन एज इनकैप्सुलेशन। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन हो जाएगा, क्या होगा कि द सिस्टम ऑफ रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। उसको डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया। देखो कि मैंने एक क्लास के अंदर में एक ग्रुप बना दिया और ये ग्रुप मेरा मेथड है, नथिंग, इट इज़ द मेथड, सॉरी, इट इज़ द ऑब्जेक्ट जिसके अंदर में हमने एक मेथड और एक वेरिएबल या डेटा जिसे हम लोग कहते हैं, उन दोनों को बांध दिया। अब इस वेरिएबल या इस डेटा का इस्तेमाल कौन कर सकता है, सिर्फ ये मेथड ही कर सकता है, इसके बाहर इसका इस्तेमाल पॉसिबल नहीं होगा। अब एंड द नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। यानी बेसिक जो 4 पिलर्स मेरे पास थे उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, ब्रीफ डिस्कशन है, इन डेप्थ स्टडी नहीं है ये, इसके बारे में और ज़्यादा बेहतर हम लोग स्टडी करेंगे अलग से पॉइंट हम लेकर के, ठीक है, अलग टॉपिक लेकर के आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इंतजार करें। द फर्स्ट बेनिफिट क्या है, द रीयूजेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम कोड इज एनहांस्ड। मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही पॉलीमॉर्फिज्म बताया कि इसमें हम लोग रीयूजेबिलिटी का जो काम है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है।
डेटा एब्स्ट्रैक्शन से मेक द सॉफ्टवेयर ईजियर टू हैंडल। डेटा एब्स्ट्रैक्शन से क्या फ़ायदा है? सॉफ्टवेयर को हैंडल करना आसान है। इसमें क्या होगा? सॉफ्टवेयर में डेटा लीक नहीं होगा, डेटा जो होगा वो सिक्योर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैंडलिंग इजी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क कैन सिंपली एंड इजीली बी डेवलप्ड। अगर मुझे मेरे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सिंपली हम लोग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की मदद से, क्योंकि इसमें हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड बड़े से प्रोग्राम को हम लोग किस में तोड़ते हैं? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? फंक्शन होता है, डेटा होता है। ऑलराइट, तो ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क को भी यानी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को भी हैंडल करने में कैपेबल होता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो ख़त्म हो गया है, समझ में आया होगा। और आज का जो ये टॉपिक था ये भी ख़त्म हुआ, और लेसन 1 का जो यूनिट 1 था वो भी ख़त्म हो गया। यानी कि फर्स्ट यूनिट मेरा ओवर हो चुका है आप लोगों के लिए। और अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यूनिट 2 के साथ एक नए टॉपिक के साथ आएगा, कुछ नई चीज़ों के साथ आएंगे। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले जो नए वीडियोज़ रहेंगे सबसे पहले आपको मिले और आपसे हमारा इंटरेक्शन यूँ ही बना रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।